हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभ विदर्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़पेपर होता है, जो कि हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इंग्लिश माध्यम वालों के लिए द हिंदू होता है, वैसे ही राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेम एज इट इज़ वैसी ही सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में कवर की जाती हैं। तो आज हम देखेंगे क्या क्या न्यूज़ हमारे सामने है 31 अक्टूबर की। और आज 1 नवंबर है आपका, तो 1 नवंबर का न्यूज़पेपर इवनिंग में आपका कवर हो जाएगा। लास्ट डे का था तो मैंने आज ही कवर कर दिया है। तो 1 मंथ अक्टूबर की करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वो आपकी चैनल पे बनी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर का भी कुछ एक आध वीडियो में लेके आने की कोशिश करूँगा, जहाँ मैं जून से कवर करूँगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक के नेक्स्ट जो है हर मंथ का एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उस वीडियो में ये रहेगा कि या तो मैं देखूंगा कि विजन या दृष्टि का या फिर घटना चक्र का, इन तीनों में से किसी एक का जो है मैं मंथली करंट अफेयर जो है आपके सामने प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो पहली न्यूज आपके सामने है, धूप से बचाव नहीं करते सनस्क्रीन। मतलब कि जैसे कि त्वचा कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन जिम्मेदार माने जाते हैं। आजकल क्या हो गया, आजकल लोगों को ये लगता है कि सनस्क्रीन लोशन लगा लेने से वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे धूप से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप अपनी गलतफहमी दूर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ये जो आपकी न्यूज़ निकली ये मैंने क्यों कवर की है ये आपको बताते हैं। 2 गुना बढ़ गया है त्वचा के कैंसर का जोखिम। तो एक लिटिव नोट ने कहा कि शोध में पाया गया है कि अत्यधिक रूप से सनस्क्रीन का उपयोग कर रहे थे, उनमें त्वचा के कैंसर के विकास 2 गुना अधिक जोखिम था। मतलब कि 2 गुना तेजी से उनके अंदर कैंसर बचा है। तो धूप से बचाव के लिए जो सनस्क्रीन उपयोग किया जाता है वह कपड़ों और धूप से बचाव के अन्य तरीकों की तुलना में कम प्रभावी होता है। यही नहीं, सनस्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से त्वचा के कैंसर के मामले में भी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ये शोध जर्नल कैंसरों में प्रकाशित हुआ है। कनाडा के मैकलिन विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इवान लिटविनोव के अनुसार ज़्यादातर लोग पर्याप्त सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। सुबह सनस्क्रीन लगाने के बाद घंटों तक धूप में रहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सुरक्षा मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। शोध के दूसरे हिस्से के लिए उन्होंने लोगों को शामिल किया जो ज़्यादा सनस्क्रीन उपयोग करते थे। इसके लिए 2 वर्ग समूह तैयार किए गए। तो इन्होंने अपना पूरा जो है शोध करके बताया है ये पूरी रिपोर्ट। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो सकती है जो कि एक शोध में यहाँ पे निकली है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है ये न्यूज़। तो ग्लोबल वार्मिंग से नेपाल के पहाड़ों की 1/3 बर्फ जो है वो खत्म हो रही है, ऐसा एंटोनियो गुतरेस ने बताया है। कौन है एंटोनियो गुतरेस? सबसे पहली न्यूज़ तो ये बनेगी। तो एंटोनियो गुतरेस जो है वो आपके कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जबकि पहली ही लाइन में लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासचिव। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। अब देखो ऐसा ही होता है कि आप न्यूज़ से अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वहाँ से निकालोगे। ये नहीं होता है कि एज इट इज़ न्यूज़ पढ़ ली और पढ़ के ख़त्म कर लिया, सुन लिया, बस ख़त्म। ठीक है, तो ये काम मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि न्यूज़पेपर से कैसे करंट अफेयर पेपर करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके लिए यहाँ पे बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ये बनेगी। ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ़ कैसे पिघल रही है, मतलब कि जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं ग्लेशियर्स मतलब ग्लेशियर जो है वो पिघल जाते हैं, और उससे क्या होता है, समुद्र का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बर्फ़ के पिघलने से। तो एंटोनियो गुतरेस ने सोमवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के बाद उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण विगत 30 साल में नेपाल के पहाड़ों से 1/3 बर्फ खत्म हो गई है। जलवायु वैज्ञानिक का कहना है कि पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 0.74 डिग्री सेल्सियस के औसतन बढ़ चुका है, लेकिन यह दक्षिण एशिया के हिमालय क्षेत्रों में गर्मी वैश्विक औसत से अधिक रही है। तो इन्होंने ये आप देख सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे इसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये आप ये समझ लो ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ जो हमारी पृथ्वी है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो समुद्र का जो पानी का लेवल है, जल का लेवल जो है, तो वो वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होता है, आसपास के जितने भी द्वीप हैं जो कि हमारे समुद्री एरिया से लगे हुए जितनी भी तटीय क्षेत्र हैं, वो सबसे पहले सबसे सबमर्ज हो जाएंगे, मतलब कि पानी में डूब जाएंगे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जल भराव हो जाएगा। और इस तरीके से करते करते पूरे भी मतलब कई सारी कंट्रीज डूब जाएंगी अगर थोड़ा सा भी लेवल अप हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टिनेंट, मतलब आप ये समझ लो कई सारे कॉन्टिनेंट भी डूब सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए चिंता का विषय है। तो दक्षिण एशिया के हिमालय क्षेत्र में जो आपका गर्मी वैश्विक औसत से अधिक रही है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सोलुखुंबू क्षेत्र का दौरा करने के बाद वीडियो संदेश में कहा कि दो प्रमुख कार्बन प्रदूषकों भारत चीन के बीच स्थित नेपाल के ग्लेशियर पिछले दशक में लगभग 10 वर्षों में 65% तेजी से पिघले हैं। उन्होंने जीवाश्म ईंधन का युग को समाप्त करने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि ग्लेशियरों के पिघलने का मतलब तेजी से समुद्र का बढ़ना है। ये मैंने आपको बताया। विश्व समुदाय का खतरा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज मैं दुनिया की छत से चिल्ला रहा हूं। गत जून में प्रकाशित रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर 75% तक नष्ट हो जाएंगे, जो कि दुनिया का एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान अपने लिए ही कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है आज की डेट में। अलग अलग देखो, ग्लोबल वार्मिंग का मेन क्या है, मतलब CO2 का एमिशन सबसे ज़्यादा, ठीक है, CO2 और CFC का एमिशन। CFC आपका सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर से निकल रहा है, CO2 आपका व्हीकल से निकल रहा है, और डे पर डे आपका क्या हो रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक के घर में 4-4 गाड़ियां हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग वैसे भी बढ़ रही है, लोग इस चीज़ को लेके जागरूक ही नहीं, उन्हें इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ये तो वही हो गया ना, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, एक दिन तो सारा नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो जब आप इस कंट्री में रह रहे हो, इस वर्ल्ड में रह रहे हो, तो आपको आसपास के एनवायरनमेंट में भी देखना पड़ेगा ना। जब एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाओगे, क्या सुख सुविधाएं रहेंगी आपके पास, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये झारखंड का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत इमेज लग रही है। तो एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे जो मैंने आपके लिए कवर की है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो ये है आपका झारखंड का सबसे लंबा पुल। तो झारखंड के दुमका जिले में, ठीक है, झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित पुल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब आप कहोगे इस एक लाइन से क्या ही करंट अफेयर बनेगी सर, ये आपने फालतू में क्यों ले लिया। मैं अभी बताता हूँ, मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ उसके बाद बताता हूँ आपको। तो सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 198 करोड़ रुपए लागत आई है। ये राज्य का सबसे लंबा पुल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस एक लाइन में, कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि झारखंड राज्य का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो आप ये बताएंगे। ठीक है, दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है ये पुल। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। इस पुल पे कितनी लागत आई है, 198 करोड़ रुपए लागत आई है। इसका उद्घाटन किसने किया, क्या लंबाई है, 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। तो इस एक लाइन से 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में बनते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब ये मुद्दा भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अभी क्या हुआ, रिसेंटली कतर में कुछ भारतीय जो इंडियन ऑफिसर्स थे, नेवी ऑफिसर्स थे, उनको क्या हुआ है, फांसी की सज़ा सुना दी गई है, मौत की सज़ा सुना दी गई है। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज़ है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि पिछले कुछ न्यूज़पेपर्स मैंने कवर नहीं कर पाए हैं, उस वजह से उसमें मैंने वो न्यूज़ नहीं कवर हुई, तो आज मैं इसको देखता हूँ। तो मौत की सज़ा पाने वाले भारतीयों के परिजनों से विदेश मंत्री ने जो है वो वेट की है। मामला क्या था कि जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था इनको। ठीक है, तो भारतीय नौसैनिकों के पूर्व अधिकारी कतर की सेना से जुड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व अधिकारियों के परिवारों के सदस्यों से सोमवार को मुलाकात की, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। जयशंकर ने परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार भारतीयों को रिहाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा, एक्स मतलब आप समझ रहे हो जो पहले ट्विटर था, आज सुबह कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिजनों से मुलाकात की। इस पर जोर दिया गया है कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से ले रही है। हमें परिजनों की चिंताओं और दर्द के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति है। संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह भी आश्वासन दिलाया गया है कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो जारी रखेगी। इस संबंध में परिजनों के साथ साथ समन्वय किया जाएगा। कतर की सेना से जुड़ी निजी कंपनी अल दहरा में काम करने वाले इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। वैसे ना तो कतर के अधिकारियों ने ना ही भारत के भारतीय नागरिकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक किया है। कतर की अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले को उच्च वरीयता दे रहा है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ
इस साल 25 मार्च को आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था। बीते गुरुवार को इन सभी को मौत की सजा सुनाई गई है। इन भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर शुगन कुमार पाकला और कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और नाविक राकेश गोप कुमार शामिल हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा है। अब थोड़ा सा हाईलाइटेड क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये मतलब रिसेंटली लास्ट केसेस हुए होंगे पाकिस्तान वगैरह में कोई अधिकारी पकड़ा गया या कोई भी सेना का आर्मी का ऑफिसर पकड़ा गया तो उसको सज़ा सुना दी गई या जेल में डाल दिया गया। पर फांसी की सज़ा वाला मुद्दा ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे अधिकारी शामिल हैं जिनको संयुक्त रूप से फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। ठीक है, आज की लास्ट न्यूज़ हमारे सामने है। राजनीतिक फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार जो है वो नागरिकों को नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है। तो आप इस मुद्दे पे क्या अपने ओपिनियन रख सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है XYZ, कोई भी बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, तो उनको जो चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग मिल रही है, कोई भी फंडिंग कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं या कोई कंपनी कर रही है, कहाँ से कोई भी फंडिंग आ रही है उनके पास, तो वो पैसा एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है उनके पास। ठीक है, जैसे मैं एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले निकली थी, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जो आपका पूरा बजट, मतलब कि उन्होंने कितना खर्च किया है और उस पॉलिटिकल पार्टी की वैल्यूएशन कितनी है, तो उस वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा बीजेपी, फिर कांग्रेस, इस तरीके से 3-4 पार्टी इसमें लिस्टेस थी। और जो वो लिस्ट थी वो सैकड़ों करोड़ रुपए के हिसाब से थी, लगभग 600 करोड़ से ऊपर के आसपास। तो इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन, इतना ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी पे पैसा खर्च होना, तो मेरे ख्याल से आप अपना ओपिनियन रख के मुझे बताइए कि ये क्या होना चाहिए इस बारे में, कि हाँ नागरिकों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है, किस चीज़, और ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं किसका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए या नहीं, आप मुझे बताएंगे। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो चुनावी बॉन्ड मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील की है। ठीक है, और दायर याचिका पर संविधान पीठ आज सुनवाई करेगा। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वर्ड दिख रहा होगा, चुनावी बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? एक्चुअली पहले ऐसा था कि पहले जब पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फंडिंग करता था तो कैश में कर देता था, चेक में, या किसी भी तरीके से पैसा मनी ट्रांसफर कर दिया जाता था। अभी क्या हुआ है, चुनावी बॉन्ड बनाए जाते हैं। जैसे 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड बना दिया गया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से, और वो बैंक से बनता है। तो वो सारे मतलब कि आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं, ठीक है, उन सबकी नज़र में आता है, बैंक की नज़र में आता है सारी, मतलब अब आप ब्लैक मनी नहीं ले जा सकते। ब्लैक मनी में, कैश में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होगा कि अभी मिल नहीं रही होगी, पर चुनावी बॉन्ड के थ्रू जाता है तो 1 नंबर में पैसा काउंट होता है, वो सारी चीज़ें और सारी मतलब आपका जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी नज़रों में रहता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना इतना पैसा इस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जरूरी नहीं उसमें कोई बड़ा बिजनेसमैन ही हो, मतलब आम आदमी भी अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देना चाहता है तो वो चुनावी बॉन्ड के थ्रू प्रोवाइड करवा सकता है। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं करने का बचाव करते हुए कहा कि नागरिकों को राजनीतिक फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने चुनावी बॉन्ड योजना के विरुद्ध दायर याचिकाओं को संविधान पीठ में मंगलवार से शुरू हो रही सुनवाई से पूर्व सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील देने के लिए कहा है। राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड स्वच्छ जरिया है, उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना नागरिकों को कुछ भी या ये सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को चुनावी बॉन्ड का स्रोत जानने का अधिकार नहीं होने की दलील दी है। वेंकटरमन ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना किसी व्यक्ति के मौजूदा अधिकारियों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करती है और योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ देती है। वास्तव में यह राजनीतिक फंडिंग में स्वच्छ धन के योगदान को बढ़ावा देती है और टैक्स दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है। जो आपके वेंकटरमन हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि शीर्ष संवैधानिक अदालत राज्य की कार्रवाई की समीक्षा केवल तभी करती है जब मौजूदा अधिकारी का उल्लंघन होता है। अटॉर्नी जनरल ने चुनावी चंदे के मुद्दे को राजनीतिक और संसदीय मामलों का हिस्सा बताते हुए इसे न्यायिक हस्तक्षेप का विरोध किया।
कहा है कि राजनीतिक दलों के योगदान का लोकतांत्रिक महत्व है। यह राजनीतिक बहस के लिए उपयुक्त विषय है। ये मामला राजनीति और संसदीय बहस का है और इसे सामान्य बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। बता दें 2017 में आपको पारित चुनावी बॉन्ड कानून को जनवरी 2018 में लागू किया गया। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के प्रयासों के तहत नगद के विकल्प के रूप में तब सरकार ने चुनावी बॉन्ड को अहम बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश की जगह पे चुनावी बॉन्ड का प्रचलन शुरू किया गया। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि चुनावी बॉन्ड का प्रचलन जो है फंडिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कब स्टार्ट किया गया था। तो 2017 में यह बात आई थी, मतलब पारित हुआ था कानून और 2018 में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो आज के लिए ये आपकी सारी करंट अफेयर्स न्यूज़ थी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, प्यार दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बीच में कुछ दिन से वीडियोस नहीं पढ़ पा रही थी, उसका रीज़न था कि मेरी हेल्थ इश्यूज़, मैं थोड़ा सा बीमार ज़्यादा पड़ गया था, जिस वजह से हम कवर नहीं कर पा रहे थे। मैं कोशिश करूँगा कि आप कोई भी गैप बीच में ना रहे, डेली की डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपकी कवर होती रहेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।